नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे। शाम का 5 बजने का वक्त हो चला है और समय अब हो गया है पूछता है इंडिया का। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया पर मंडराते एक बड़े खतरे की। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ उसमें सीजफायर तो हुआ, लेकिन समझौता होता नहीं दिख रहा है। और अब एक बार फिर खाड़ी में छाई शांति तोपों की गड़गड़ाहट से टूटती दिख रही है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं बंदूकों और तोपों की गरज तीसरे विश्व युद्ध में बदल तो नहीं जाएगी। इस मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। पूछता है इंडिया में अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में फूटते जंग के बादल की। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में अहम मोड़ सीजफायर रहा है और इस दौरान समझौता कराने की कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों में कामयाबी तो मिल नहीं रही। उल्टे दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले जो हैं वो शुरू हो गए, वो देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष में सबसे अहम मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट रहा, क्योंकि यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दर्शकों, पूरी दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। ईरान ने हॉर्मुज में शिकंजा कसने के लिए माइंस बिछाई, तो वहीं ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठा दी। यानी एक बार फिर से वार पलटवार वाली कहानी। इन सब के बीच दर्शकों देखिए क्या हो रहा है। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक जहाज पर कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक गांबिया के झंडे वाला जहाज ओमान की खाड़ी से ईरान की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम के मुताबिक उसे 20 से ज्यादा बार चेतावनी दी गई, रुकने के लिए कहा गया, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो उसके इंजन रूम पर AGM 114 यानी AGM 114 हेलफायर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाया। उधर IRGC ने क्या किया है? IRGC ने अमेरिका के एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक क्या हुआ है? अमेरिकी ड्रोन ईरान की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, उसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। साथ ही हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों को चेतावनी दी गई। यानी देखिए, वहां पर भी एक चेतावनी थी जहां अमेरिका ने बात कही, और यहां पर भी एक चेतावनी की बात सामने आ गई कि कोई भी जहाज बिना उसकी इजाजत के पार नहीं जा सकता है। लेकिन दर्शकों, यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमला बोला। सीजफायर के दौरान दोनों पक्ष कई बार एक दूसरे पर हमले कर चुके हैं। उधर दोनों पक्षों के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। यह परेशानी की बात है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग की। 2 घंटे तक की मीटिंग चली और इसके बाद अमेरिका ने ईरान की ओर से तैयार ड्राफ्ट में बदलाव की मांग कर दी कि भाई साहब, जो आपने ड्राफ्ट भेजा है उसमें बदलाव करो। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं, यानी फाइनल मोहर जो लगाने की जल्दबाजी है। अमेरिका और ईरान के बीच एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा है, और खबरों की माने या खबरों के मुताबिक ट्रंप ने इस मुद्दों पर स्थिति साफ करने को कहा है कि भाई साहब, पिक्चर क्लियर करिए, ये जो स्थिति है बहुत धुंधली है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हटाने का ब्लूप्रिंट चाहते हैं, जबकि हॉर्मुज को लेकर ड्राफ्ट की भाषा में बदलाव की मांग की गई। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पहले की तरह हमेशा खुला रहे। हालांकि ईरान पहले ही हॉर्मुज में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाने के संकेत दे चुका है। अब यहां अमेरिका क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। अमेरिका का कहना है कि ईरान को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है, यानी साफ है कि दोनों पक्षों के बीच अब तक समझौते के बिंदु फाइनल नहीं हो पाए, कोई बात ही नहीं बन रही, जबकि दोनों पक्षों के बीच वार पलटवार देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आए दिन हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं दर्शकों कि कहीं ये कार्रवाई समझौते की उम्मीदों को ही खत्म ना कर दे, या यूं कह लीजिए कि समझौता कोई चाहता ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है। अब ऐसे में सवाल समझिए। पूछता है इंडिया में हम जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे वो है कि क्या अमेरिका और ईरान किसी सार्थक समझौते पर पहुंच पाएंगे। सवाल नंबर 2, क्या हॉर्मुज में छिटपुट झड़पें समझौते की राह में रोड़ा तो नहीं बन जाएंगी। सवाल नंबर 3, हॉर्मुज में तनाव कब कम होगा।
ताकि दुनिया को महंगाई से राहत मिल सके, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये मैं और आप बखूबी जानते। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो उसका असर पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय फटाफट आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही साहब, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अमर मस्ती खान साहब, पत्रकार हैं, यूएसए से लाइव जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ अहमद अब्बास, ईरान मामलों के जानकार, ईरान से हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे, बहुत बहुत उनका भी स्वागत करेंगे कुछ ही देर बाद। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत इस पूछता है इंडिया में हम बात करेंगे, क्योंकि कहानी अभी जो देखने को मिल रही है वो यही है कोचर सर कि एक आदमी कहता है कि ठीक है चलिए बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकाल लेंगे, तब तक उधर से फायर हो जाता है। फिर होता है कि नहीं सारी चीजें सब सही चल रही हैं, हम ईरान को झुका लेंगे, लेकिन फिर ईरान जो कहता है कि नहीं हम नहीं झुकेंगे। तो आखिर चाह क्या रहे? ट्रंप ने मसौदा जो लौटाया है या ट्रंप की मंशा इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? आपका आकलन क्या है? क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा चल रहा और कुछ नहीं है? जैन आशीष जी और आपके व्यूअर्स को भी जैन मेरी तरफ से, और धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए। देखिए अभी सिचुएशन ग्राउंड पे ये है कि भरोसे की कमी नजर आ रही है दोनों तरफ में, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं बना पा रहे। और बातचीत देखिए आप, नेगोशिएशंस तभी एक स्टेज पे आ सकती है या एक फाइनलिटी पे आ सकती है जब आप में एक विश्वास पैदा हो, एक भरोसा पैदा हो, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में ना तो यूएसए को ईरान पे है और इसको ईरान को यूएसए पे। तो आपको क्या इसको करना पड़ेगा? देखिए अगर आपके इंटेंट, और अगर मैं इंटेंट को लेके चलूं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो भी उसके ऊपर प्रेशर है, डोमेस्टिक है, नेटो का है, उसके गल्फ कंट्रीज के एलाइज का प्रेशर है कि इस लड़ाई को ख़त्म करना है, और इसको ईरान भी चाहता है कि उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, और जो एक इंटरनल सिचुएशन ईरान में है उसको वो भी अच्छी नहीं है, तो वो भी चाहते हैं लड़ाई को बंद करना, दोनों चाहते हैं। तो ये लड़ाई इसको क्यों नहीं बंद हो रही? बिकॉज इस बेसिक मुद्दा यही है। तो इसका मुद्दा ये है कि अब आप सबसे पहले आपको ना इसको एक इंक्रीमेंटल तरीके से लेके जाना पड़ेगा। आप सीधा यूरेनियम के मुद्दे पे नहीं आ सकते, बिकॉज वहां पे एक डिसएग्रीमेंट है। आप उसको टाइम लेके उसको सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि एक एमओयू की बात हो रही थी कि 60 दिन तक एक एमओयू होगा, उसमें हम ये जितने भी कंटेंशियस मसले हैं हम इनको बैठ के हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि पहला स्टेप आपका होना चाहिए, और जैसे कि आपने अभी बताया MQ-1 ड्रोन के बारे में, और जो इस गाम्बियन मर्चेंट वेसल है, तो ये इसको इंसिडेंट्स आपके होते रहेंगे जब तक आप इसको हॉर्मोज को नहीं खोलेंगे और अपना नेवल ब्लॉकेड इसको हटाएंगे। तो इसको मेरा ये मानना है कि आपको एक फर्स्ट स्टेप दोनों देशों को लेना पड़ेगा कि ये ब्लॉकेड दूर करें, और फिर उसके बाद बैठें और अपनी बातचीत करें। देखिए आप ये जो ट्रंप बोल रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, पूरी क्लैरिटी है दोनों को। बिकॉज जहां पे डिसएग्रीमेंट की बात है, जहां पे यूरेनियम इसको ईरान किसी भी हालत में यूएसए को हैंडओवर नहीं करेगा, वो आप एक पत्थर की लकीर आप इसको समझ लीजिए। बीच में एक डिस्कशन हो रहा था कि चाइना आएगा बीच में, और चाइना ने वॉलंटियर किया था कि वो शायद इस यूरेनियम को अपने पास रख के, बिकॉज पहले भी रशिया के पास रखा गया था जब एक टाइम पे जब JCPOA हुआ था 2015 में। तो अब मैं ये इसको मान के चलता हूं कि अगर आप सच्चाई में इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं, और अगर आपके पास इंटेंट है, जैसे कि ट्रंप भी कोशिश कर रहा है कि लड़ाई दोबारा से नहीं स्टार्ट हो, और इसीलिए इसको अभी तक ऐसा कोई मेजर एक्शन कहीं से नहीं आया, ना तो यूएसए से आया। सर डरा तो रहे हैं ना मस्ती खान साहब? आता हूं सर, ओपनिंग कमेंट्स ले लेता हूं फटाफट सबसे। मस्ती खान साहब, ये डराने वाला काम तो डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहे ना कि भाई साहब हमारी डील मानिए, नहीं मानेंगे तो हम हमला कर देंगे। देखिए आपका शुक्रिया, नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको जैसे मालूम है बहुत सारे बयान देते हैं,
हर रोज कोई नया बयान दे देते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एक तरफ हॉक्स हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई जारी रहे। हॉक्स के अंदर जो इनके आर्म्ड सर्विसेज कमेटी सेनेट के हैं, सेनेटर रीड, इसी तरह सेनेटर लिंडसे ग्राहम और बड़े बड़े 2-4 और सेनेटर हैं। वो चाहते हैं कि भाई ईरान की और ज़्यादा पिटाई हो, वो लोग हैं। दूसरी जानिब देखें, जो अमन चाहने वाले थे उनमें एक तुलसी गबार्ड थी। तुलसी गबार्ड ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी इनके हाउस के आगे, सेनेट के आगे, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ईरान के पास अभी कोई हथियार बनाने की कोई काबिलियत नहीं बची है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया। जब उन्होंने ये कह दिया तो ट्रंप साहब का ये बयानिया कि भाई ईरान के पास ये हथियार हैं और इससे खतरा है दुनिया को, वो बिल्कुल ही जो है ना जी, वो फ्यूज हो गया। तो इस वजह से तुलसी गबार्ड जो है इनके लिए नापसंदीदा बन गई और फिर इन्होंने उनकी छुट्टी कर दी। अब जो है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही रह गए हैं, जेडी वॉन्स। जेडी वॉन्स चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमन हो, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है आगे सर, उनको भी चलकर। तो दरकिनार कर दिया ना, वो भी तो कटा कटा महसूस कर रहे हैं पिछले 10 से 12 दिनों। अगर आप देख रहे होंगे चीजें, आप तो पत्रकार जी हैं वहाँ पे, जी, तो वो भी उनके तो लिए कटा भी कटा आया। महसूस कर रहे हैं। तो उनकी भी मंशा कैसे पूरी होगी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। आता हूं, मैं ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं, मैं वापस लौटूंगा। सिरोही सर का मैं रुक कर लेता। सिरोही सर, ठीक है, बातचीत करनी चाहिए, दुनिया चाह रही है, और मैं एक बार को मान लेता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाह रहे हैं और ईरान भी चाह रहा होगा, लेकिन फिर ये हेलफायर से हमला कर देना, शिप्स पर हमला कर देना और फिर टैक्टिक्स अपनाना, नए नए रणनीति अपनाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे जनरल साहब ने कहा, दोनों पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से डील हो जाए और लड़ाई बंद हो जाए। लड़ाई कोई भी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन शर्तों पे लड़ाई बंद करना चाहते हैं उन शर्तों को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की रेड लाइन है उसी तरीके से ईरान की भी रेड लाइन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी कंट्रोल के खोला जाए। अब 28 फरवरी को अगर आप लड़ाई जब शुरू हुई थी, 27 फरवरी को तो खुली हुई थी, तो ये लड़ाई में ये एक लड़ाई की उपज है जो कि ईरान को एक स्ट्रेटेजिक वेपन मिल गया है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को वो घुटने पे लाने के लिए तैयार है और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने के लिए तैयार। वो कहता है कि पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी उन्होंने बना दी है और ये जो भी शिप वहां से कॉमर्शियल शिप्स मूव करेंगे उसको ये जो अथॉरिटी बनाई गई है ये उसको कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी देगा, उसके लिए सबको फीस देनी पड़ेगी उसी। और ये जो है मिलके ओमान के साथ, क्योंकि दो ये देश है ओमान और ईरान जिसके बीच में ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और दोनों जो है ओवरलैप करते हैं इनके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी के मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये गलत है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर है कि किसी सबसे पहले जो खोला जाए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए। ईरान उसके लिए राजी नहीं है। ईरान इसको एक लेवरेज रख के अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स है तकरीबन $25 बिलियन के, उन फ्रोजन एसेट्स को जो है रीफ्रीज किया जाए, सैंक्शंस हटाई जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के सब मुश्किल ये हो रही है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए उनको अगर कंसेशन देने पड़ते हैं तो वो अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि जब तक दोनों अपनी रेड लाइंस को चेंज नहीं करेंगे और एक मिड कोर्स नहीं अख्तियार करेंगे तब तक ये जो है इनकी जो है कामयाबी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ कहते हैं कि ये डील होने वाली है, फाइनल डिसीजन, आई एम अबाउट टू टेक फाइनल डिसीजन, जो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वी विल फिनिश ऑफ ईरान मिलिटरीली। तो ये जो दो तरह की बातें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, इसकी वजह से जो धुंधलापन है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्रिएट किया हुआ। ईरान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये जो धुंधलापन जो है एक फॉग है जिसको समझ क्लियर नहीं हो रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का करा हुआ। जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लियर नहीं होते, थोड़े बहुत कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं होते, ईरान इस डील को नहीं मानेगा।
ठीक। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं कर सकते आप। ठीक जी है खोकर साहब, यही वजह है कि ईरान नहीं मानेगा जिसकी तरफ से रोहित सर इशारा कर रहे हैं, या फिर कोई और वजह है, ईरान के मन में कुछ और चल रहा है? साथ ही साथ ठीक है, एक छोटी सी बात है, मान जाइए, दुनिया भी तो है, दुनिया के लिए भी तो सोचना जरूरी होता है। आशीष जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है और जय हिंद। अब मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं और आप मुझसे मेरी रूह छीनना चाहते हैं, तो मैं कैसे मानूंगा सर? दुनिया है मान लिया, लेकिन आप मेरे घर में आकर 13,000 स्ट्राइक कर दें, हमारे सुप्रीम लीडर को मार दें, स्कूल बॉम्ब कर दें, हॉस्पिटल बॉम्ब कर दें, मेरे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पे बॉम्ब कर दें, और फिर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं फिर शांति की बात करूं। इसके बावजूद भी चलिए मैं राजी था। फिर बैठ के बात हुई, जब बात हुई पाकिस्तान में बात हुई, उसके अलावा जनरल बात जितनी भी चली, उसके अंदर कई मर्तबा ईरान ने कहा था कि चलिए ठीक है, आप ये जितनी भी स्ट्राइक्स बंद कीजिए, हम हॉर्मुज खोल देते हैं, और एक बिल्कुल फ्री नेविगेशन यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए, एक फ्री ट्रेड फिर से शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन आप फिर अड़ के आपने ब्लॉकेट लगा के बैठ गए। जब हॉर्मुज खुल चुका था तो आपको ब्लॉकेट नहीं लगाना था। लेकिन आप एक बात बताइए कि मैं अपने देश की ईरान अपने देश की इंटीग्रिटी से, इंटरनल सिक्योरिटी से, उसके पास जो उसके हित होंगे, उसके नेशनल इंटरेस्ट होंगे, उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? और कॉम्प्रोमाइज भी करने का और किस व्यक्ति के सामने, जो दिन में 4 बार अलग अलग ट्वीट करते हैं और 4 बार मना करते हैं, जो अपने ही देश के बड़े बड़े जनरल्स के बारे में अजीब अजीब तरह के बयान देते हैं, शाम को फिर पलट जाते हैं, जो कहते हैं कि द डील इज अबाउट टू कंप्लीट, और फिर पलट जाते हैं, शाम को कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी तो नहीं मानते होंगे ना, इसलिए वो कहते होंगे ठीक है अब ये तो मान ही नहीं रहे, हम पलट जा रहे हैं, वही कर रहे हैं। देखिए, हम तो हर चीज पर राजी थे ना सर। आप तो 28 को आपने हमला किया, 27 तक 26 तक हम बात करने को राजी थे। अगर हमें बात नहीं करनी थी, JCPOA नहीं तो करता ये ना। छिटपुट हमले जो हो रहे हैं, बातचीत अगर करनी थी सर, तो छिटपुट हमले जो हो रहे हैं दोनों ही तरफ से हो रहे हैं, मैं एक का नहीं कह रहा हूं, वो क्या है? देखिए, छिटपुट हमले कब हुए? जब आप मेरे घर पर अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्या इजराइल ने इस शांति वार्ता के दौरान लेबनान के अंदर हमले नहीं किए? आज क्या गाजा के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं? सब हो रहे हैं। और इस पूरी पिक्चर का जो मेन विलन है वो तो कहीं अलग जाकर बैठ गया। इस पूरे मामले में अमेरिका इसीलिए आया था इस इलाके के अंदर कि डेथ टू इजराइल वाले मामले को लेकर हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है। ये सारी पिक्चर तो गई साइड में। अब आप हॉर्मुज पे आकर अटक गए और इजराइल ने अपनी जान यहाँ से छुड़ाई, और लेबनान के अंदर लितानी रिवर तक, वहां तक वो पहुंच गया है, और आज भी रेसिडेंशियल इलाकों के अंदर वो लोग बमबारी कर रहे हैं और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी दुनिया एक असमंजस की स्थिति में आ चुकी है। ईरान आज भी क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक सीज फायर मीन सीज फायर, ना हम आपके यहाँ पर बंदूक गोली मारेंगे, ना आप हमारे यहाँ गोली मारेंगे, ना लेबनान में मारेंगे, ना आप गाजा में मारेंगे। इस पूरे इलाके में सीज फायर होगा। We are ready to talk on any topic. सर, कोचर सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या पूरी दुनिया कंफ्यूज हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बात तो वही आ रही है जो कोकर सर भी कह रहे हैं कि भाई साहब हम लोग रेडी हैं, रेडी टू टॉक हैं, इधर यूएस भी कह रहा है कि हम ऑल्सो रेडी टू टॉक, तो फिर बातचीत हो क्यों नहीं रही? सर अनम्यूट कर, यस, हाँ आ गई आवाज आ गई। इसको ट्रम्प को आपको थोड़ा एक्चुअली डीपली आपको समझना पड़ेगा। JCPOA जब हुआ था 2015 में जी, तो जो इसको ईरान ने उस टाइम पे समझौता किया था अमेरिका के साथ, अगर वो एक सेफ समझौता इस बार भी कर लेता है तो वो ये उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट ट्रम्प को देना पड़ेगा। और वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे अमेरिका के लॉसेस हुए। देख लिया आपने 42 एयरक्राफ्ट का उनका लॉस, उनके कांग्रेस के लोग ही खुद ये इस फिगर्स पेंटागन से आई हैं। और जिस तरीके से जो ये इसको लड़ाई इसको आगे बढ़ी है, तो ट्रम्प को विदाउट ये जो 440 केजी यूरेनियम है, जब तक इसके ऊपर ये इसको कब्जा नहीं करेगा वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस लड़ाई को। दूसरा, जब इसके पास यूरेनियम नहीं आ रहा था तो इसने अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर दिया, और वो अब्राहम अकॉर्ड भी इस डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है हमको, बिकॉज वो भी एक ट्रम्प की स्ट्रेटजी है कि उसको साइड बाय साइड वो चला रहा है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज को मैं इकट्ठा करूं इसको ईरान के अगेंस्ट, और आने वाले वक्त में ईरान की तकलीफों को मैं बढ़ाऊं, बिकॉज वो यही चाहता है कि एक मुस्लिम डिवाइड यहाँ पे करना, और इसीलिए इजराइल को वो यहाँ पे एक ऐसा मोरा बनाना चाहता है आने वाले वक्त में जो इस पूरे गल्फ कंट्रीज को डोमिनेट करेगा। इसलिए वो बात करता है आपको इजराइल
टेक्नोलॉजी देगा, आपको हथियार देगा, आपको हर एक चीज देगा। और कुछ कंट्रीज ऑलरेडी, जैसे कि यूएई हो गया, जो ऑलरेडी इसमें ये अग्री हैं। बट कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया भी अभी फेंस पे खड़ा हुआ है, हाँ उसने ज्वाइन नहीं किया है। हाँ बाकी आपकी जो भी आपका कुवैत हो गया, आपका बहरीन हो गया, जो बाकी जो कंट्रीज है अभी इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया। इसीलिए ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड को इसको लेके आया। और एक लास्ट फैक्टर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ चाइना का, बिकॉज बहुत जरूरी है इस डिस्कशन में। जी चाइना नहीं चाहेगा ये अब्राहम अकॉर्ड हो। और बिकॉज अगर ये अब्राहम अकॉर्ड होता है तो क्या हो जाता है, इस वेस्ट एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल जाती है। और वो ऐसे बदलती है कि ये जो सारे जो मुस्लिम देश है इजराइल के साथ अलाइन हो जाते हैं, और आपको जो ईरान को आइसोलेट कर दिया जाता है। तो वो आई थिंक ईरान के लिए और चाइना के लिए भी सही नहीं होगा, बिकॉज चाइना यहाँ पे अभी अपने स्टेक्स देख रहा है। और चाइना और आप जानते हैं ईरान के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। चाइना और यूएई के बीच में भी अच्छे रिश्ते हैं। अभी इसको यूएई कुछ हथियार ले रहा है चाइना से। तो जब हम इस तरीके की डेवलपमेंट्स हम देखते हैं, तो एक हमको एक इसको ट्रम्प ये कोशिश कर रहा है कि डिवाइड यहां पे क्रिएट करे और ईरान के ऊपर प्रेशर डाले। बिकॉज जब तक वो इस टाइप का प्रेशर ईरान के ऊपर नहीं डालेगा, शायद ईरान नहीं मानेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रेशर ईरान के ऊपर फिलहाल नहीं काम करने वाला। ठीक है, ग्रुप कैप्टन आशीष साहब भी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। आऊंगा आपके पास, लेकिन यूएसए से जुड़ा ये सवाल है तो मुझे लगता है मस्ती खान साहब के साथ मैं जाना चाहूंगा। आप जिसका इशारा कोचर सर ने कह दिया है, अब्राहम अकॉर्ड, और अब्राहम अकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इजराइल की जरूरत अमेरिका है या अमेरिका की जरूरत इजराइल है, जो कोचर सर इशारों में कह रहे हैं? कौन किसकी जरूरत है सर? यहाँ पर ये मशहूर है, यहाँ पर गोरे बहुत साल से ये कह रहे थे, और इस जंग के दौरान ये और ज्यादा वाज़ेह हुआ है कि इजराइल इज द टेल दैट वैग्स द डॉग। वो जो दुम्ब है जो कुत्ते को हिलाता है, इजराइल के लिए ये कहा जाता है अमेरिका में। कुत्ता अमेरिका है और दुम्ब जो है इजराइल है। देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ट्रंप साहब की शख्सियत है। जैसे कि आपको मालूम है, उनको एक बहुत चीज में दिलचस्पी है, उस चीज का नाम है एंटरटेनमेंट बुलिंग। या एंटरटेनमेंट के लिए वो बुली करते हैं, हर रोज एक नया जुमला फेंक देते हैं। कभी कहते हैं कि भाई पूरा तहजीब जो है खत्म हो जाएगा, कल के दिन कोई तहजीब नहीं बचेगा। बार बार उन्होंने ये इसी किस्म के बातें की हैं। देखिए, ये जो है ना, इनमें जो बुलिंग का जो एक अंसर है, ये बचपन से इनके वालिद ने इनके जहन में डाला था। फिर ये न्यूयॉर्क के एक मिलिट्री एकेडमी में गए थे 13 साल की उम्र में, और वहाँ कोई 5 साल गुजारा था। वहां पर भी उन्होंने यही चीज सीखा। इनको बहुत शौक है दूसरे लोगों की, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, खिल्ली उड़ाना। ये खिल्ली उड़ाना का इनको बहुत शौक है। अपने ही भी पार्टी के लोगों को ये करते हैं। अपने जो कितने ममालिक के साथ इन्होंने जंग लड़ी है, देखें, सिर्फ ईरान नहीं है, 5 या 7 ममालिक के साथ ये बाकायदा मिलिट्री थ्रेट इन्होंने दिया है। 40 ममालिक के साथ टैरिफ बुलिंग की है, जिसमें कि इंडिया भी शामिल है। तो ये इसकी शख्सियत का ये एक हिस्सा है कि बुली करता रहे। ईरान इनके गले पड़ गया, वो बुली को मानता नहीं है। अब ये मसला स्टेलमेट पे आया हुआ है। अमेरिका में लोग इंतहाई परेशान हैं, क्योंकि तेल की जो गैस की प्राइसेस है वो सिर्फ अमेरिका ही नहीं सर, पूरा देश इस वक्त मेरे हिसाब से परेशान है। अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य से मैं बात करूं, आशीष सर, ये तो परेशानी है, लेकिन समाधान निकलना जरूरी था। अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र हो रहा है, और उसमें यही कहानी जो आपने मेरे साथ पहले भी डिस्कस की है कि अब्राहम अकॉर्ड, इजराइल और अमेरिका की अगर चीजों को देखें तो अमेरिका को इजराइल की सबसे ज्यादा जरूरत नजर आ रही है, लेकिन इजराइल इस चीज को पूरी तरह से बेनिफिट के तौर पर यूज कर रहा है। खैर, समझने की जरूरत यह है कि आप एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हैं? आप हमले कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं।
तो ऐसे में ईरान जो ये कह रहा है कि हम तो हर चीज पर मानने को तैयार हैं, लेकिन आप अगर अटैक करेंगे तो विश्वास कहां से पनपेगा? आशीष, मुझे लगता है कि जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही जी। हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर 3 months ऑफ वॉर, 3 months प्लस, उसमें एट दिस जंक्शन जो कुछ भी हो रहा है वो अभी तक का सबसे सेंसिबल, कि हम एमओयू के करीब हैं, आईएमयू के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जिसको ना न्यूयॉर्क टाइम्स पता लगा पा रहा है, ना एक्सियोस पता लगा पा रहा है। मेरी तो सिर्फ एक इंसान से बात हुई है एक्सियोस में, और वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, समथिंग हैज गॉन बैक फ्रॉम अमेरिका टू ईरान वाया पाकिस्तान, लेकिन किन मुद्दों पे वापस गया है वो अभी तक नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब कि कुछ सिंसियर एफर्ट्स चल रहे हैं, पहली बात, टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, कि हॉर्मुज खुल जाए और वॉर रुक जाए। उसके बाद इसी एमओयू में एक हिस्सा होगा जो कहेगा कि हम सीज फायर 60 डेज बढ़ा रहे हैं, और उसमें यूरेनियम का, मिसाइल प्रोग्राम का और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एटॉमिक वेपन्स, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ईरान शायद एमओयू के इसी हिस्से में कुछ अपने एसेट्स, रादर सारे एसेट्स को अनफ्रीज करना और सैंक्शंस ऑन ऑयल सेल को हटा लेने की बात जिद पे अड़ा है, और अमेरिका इसको तभी फुलफिल करने को तैयार है जब वो हॉर्मुज को पहले खोल दें। तो जहां तक मेरी व्हाटएवर इंफॉर्मेशन आई हैव गैदर्ड आशीष, यहीं पे मुद्दा फंसा हुआ है कि पहले हॉर्मुज खुलेगा या पहले एसेट्स डीफ्रीज होंगे और उनके कुछ 300 बिलियन से या कुछ पैसा दे दिया जाएगा ईरान को अपना रिस्ट्रक्चर, रिफॉर्म करने के लिए। तो दिस इज सो फार एज द प्रेजेंट क्राइसिस। तो इसमें अगर एक बार फिर से एमओयू का ड्राफ्ट अमेरिका से तेहरान को गया हुआ है तो सो बी इट, 1-2 दिन और सही, 4 दिन और सही, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मुझे नहीं समझ में आती है, ग्लोबल मीडिया में लगातार है कि ट्रंप और इजराइल के क्या रिश्ते हैं, तो हम उसको थोड़ा ब्रॉडर देखते हैं। ईरान को अगर मान ले बीच में, अगर हब मान ले इन दोनों के, अमेरिका और इजराइल की एक के बीच में, तो अमेरिका का हमेशा से पॉलिसी रहा है, क्योंकि वहां पे 2-3 रीजंस हैं। एक, वहां पे ज्यूज काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में है यूएस में, वो अमेरिकन रिपब्लिकन्स को एज वेल एज अच्छे खासे डेमोक्रेट्स को भी पैसे देते हैं ज्यूज, और वहां के कुछ मीडिया हाउसेस को। सिमिलरली वहां पे एक पिछले 20 वर्षों में आप कह सकते हैं कि एक रेडिकल इस्लाम के अगेंस्ट एक जागरण है यूएस में, सारे गवर्नमेंट्स ने किया हुआ है कि इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन लाइव्स, डेथ टू अमेरिका की फिलॉसफी ग्लोबलाइज हो रही है, इंतिफादा ग्लोबलाइज हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ईरान इज द कोर, वहीं से ये सब जनरेट हो रहा है, तो लेट अस काउंटर बैलेंस, ईरान को थोड़ा लेवल आउट करते हैं, और वो उन्होंने किया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उन्होंने पूरे अचीव किए हुए हैं, कोई कुछ भी बोले। हाँ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में एक जो उन्होंने गलत वर्ड यूज किया था कि हम वहां की सारी सरकार को, मतलब रेजीम चेंज कर देंगे, तो रेजीम चेंज तो कर दिया है लेकिन आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई है। तो रेजीम के सेकंड एंड थर्ड लाइन, जी आशीष आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। हाँ सर, मैं आ रहा था, मैं ईरान की तरफ रुख करना चाह रहा था। 2 पॉइंट्स आपने रखे हैं, 300 बिलियन वाला और हॉर्मुज वाला। मैं उन्हीं से समझ लेता हूँ, खोखर साहब से ही समझ लेता हूँ। मान जाइए सर, हम हिंदुस्तानी ये अपील कर देते हैं कि शायद मन में एक अलग जग जाए, क्योंकि दुनिया परेशान है। हॉर्मुज या 300 मिलियन, हॉर्मुज आप ही खोल दीजिए पहले। चीज भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आशीष सहाय साहब, एक दुनिया में एक ऐसा देश का राष्ट्रपति ले आइए जो जमानत ले ले डोनाल्ड ट्रंप की, कि जो सुबह वो बैठ के बात कर रहे हैं शाम तक उस बात पर टिके रहेंगे। हॉर्मुज भी खुल जाएगा, एनर्जी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बार बार आप मुझसे बात कर रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका वाली पॉलिसी, तो जो ग्रेटर इजराइल वाली पॉलिसी लेकर नेतन्याहू यूएन के अंदर अपना एक मैप दिखाते हैं, तो उसको आप टेररिज्म नहीं मान के चलेंगे क्या? देखिए, कुल मिलाकर इस बात को समझिए, आज भी ईरान अपने बहुत ही खुले मन से बैठ के बात करने को राजी है। अब आप उससे मेरा न्यूक्लियर जो रिएक्टर जो मेरे पब्लिक यूज किया है, ये तो क्लियर हो गया सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें तो आशीष सर भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस समस्या ये है कि मानेगा कौन। मैं कह रहा हूं कि एक बार को मैं झुक जाता हूं, कोई बात नहीं, अच्छा मैसेज जाएगा ना। ये दो जब राजीनामा होता है ना सर, दो बच्चों में भी विवाद होता है, तो वहां पर एक कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी बीच में खड़े होकर उन दोनों बच्चों को समझाता है कि आप इस बात पे मानिए, आप इस बात पे मानिए, आप टॉफी ले लीजिए, आप खिलौना ले लीजिए। तो वो जो बीच में इंसान होता है उसकी क्रेडिबिलिटी में लास्ट सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आशीष सर कुछ कह रहे हैं, सॉरी एक जरा सी बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो वो जो बच्चे उस व्यक्ति पे विश्वास करते हैं कि जिसने हमारे झगड़े को खत्म कराया है, ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, हमें उस पर विश्वास है। अब एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी कौन ले? हमारी जिम्मेदारी तो चाइना ले लेगा, रशिया ले लेगा, मिडिल ईस्ट के कुछ देश ले लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेदारी कौन लेगा?
सर आशीष जी प्लीज। इमरान आप इतने जानकार हैं और आपकी बातों में डेप्थ होती है। आप इस बात को समझें कि आप 30-40 वर्षों से एक सिविलाइजेशन को डेथ मुकम्मल करना चाहते हैं लगातार। सिर्फ ट्रंप की बात हम क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के बारे में किसी को डाउट नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। सुबह क्या बोलते, शाम को क्या बोलते, किसी के नहीं है। कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ही इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन, और वो भी एक बिगड़ा हुआ बिजनेसमैन along with temperamental issues। इसमें कोई डाउट नहीं है। He talks ill about India, he talks ill about Indians। तो how can I love him? हमको पता है कि वो he is not a good guy। मुद्दा यहाँ हो रहा है कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी फिलॉसफी जो कि ये परसीव्ड नोशन है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप गलत हो सकता है अमेरिका इजराइल गलत हो, कि ईरान वाज स्पीयर हेडिंग अ हेट्रेड अगेंस्ट सम कम्युनिटीज, एक ज्यूज एज अ कंप्लीट सोसाइटी, और एक अमेरिकन फिलॉसफी, अमेरिकन थॉट्स, मतलब वेस्टर्नाइजेशन या लिबरलाइजेशन या अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। इसको माना जाता था कि तेहरान की जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी 89-79 तक तेहरान दूसरा था। हमने देखा है, अभी भी हमारे मित्र हैं तेहरान में जो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग हैं। उनके घर के बच्चे, लेडीज जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, एकदम पता नहीं चलता वो वेस्टर्न कंट्रीज के हैं या ईरान के रहने वाले हैं। तो वहां पे दोनों तरह की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो सोसाइटी पिछले 40-50 सालों में डोमिनेट कर रही थी वहां की ओवरऑल सोशल लाइफस्टाइल को, थॉट्स को, और साथ के साथ कोई कुछ भी कहे इमरान साहब, दे वर सपोर्टिंग द अल्ट्राज, जो कि एक गलत चीज थी। वही खुमैनी साहब थे जिन्होंने 22 में या 23 में फतवा जारी किया कि हम एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इस्लाम के खिलाफ है, एंड वी सैल्यूट हिम फॉर दैट। आज भी अमेरिका झूठ बोल रहा है कि ईरान एटॉमिक बॉम्ब बनाने के करीब था। नहीं, ये एक बहाना है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। और शायद अब वो हो सकता है कोशिश करें, क्योंकि उनको पता चला कि अरे इसमें तो बड़ी ताकत है, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमास को या हिजबुल्ला को या हूतीज को, ईरान के पास इतनी बड़ी फौज है, आप इजराइल से डायरेक्ट लड़ लेते। आप प्रॉक्सीज के थ्रू, किसी के पीछे छिपके उनको हम आर्म करेंगे और उनके थ्रू लड़ाई करेंगे। ये सूटेबल नहीं था एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को जो ईरान है, जो इतने डीप रूटेड है, अच्छे लोग हैं, लेकिन आईआरजीसी के साथ मुद्दा था। ठीक है खोकर सर, बहुत छोटा सा जवाब इसका जल्दी से, उसके बाद से मैं सिरोही सर का करूंगा। बहुत शॉर्ट रिस्पांस दूंगा सर मैं, कि सबकी अपनी अपनी प्रॉक्सीज होती है। अमेरिका की भी अपनी प्रॉक्सीज है, यूके की भी अपनी प्रॉक्सीज है, लेकिन वो प्रॉक्सीज ऑथेंटिकेट है। जैसे मान के चलिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई या उनकी जो बैकडोर से उनकी एजेंसीज हुई, जो जिस इस तरीके के पूरी दुनिया के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट करती है। लेकिन आशीष जी, मैं विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, कि आज अगर हमास हुआ, हूती हुआ, हिजबुल्ला हुए, अगर इजराइल अपना ऑक्यूपेशन अपने लेवल तक बनाए रखेगा तो किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो वेस्ट बैंक में चले जाइए, गाजा में चले जाइए, लेबनान में चले जाइए, या कहीं भी चले जाइए। इजराइल को जब तक टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेगा, वेस्ट बैंक को पूरा खाली नहीं करेगा, तब तक इस पूरे रिजीम के, पूरे रीजन के अंदर अनरेस्ट रहेगा। ठीक है सिरोही सर, ठीक है सर। सिरोही सर, मैं जो लबो लबाब समझ पाया कि ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, ना खोकर साहब मानने को तैयार है। यही पे पॉइंट वो ऐसा है जहां किसी एक को इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा कि ठीक है साथ में आते हैं और फिर बातचीत करते हैं। मस्ती खान साहब आऊंगा, मैं आपको जवाब ले लूं सर। बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों को कोई ना कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोनों को ये कहना कि जी पहले तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और ईरान का ये कहना कि पहले आप जो एसेट फ्रीज किए हुए उनको डी फ्रीज करो, सैंक्शंस हटाओ, ये दोनों की दोनों, और जो खोकर साहब कह रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस चीज की गारंटी क्या है कि कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ईरान खोल देता है तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब सैंक्शन हटा देंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? उसके बीच में जो मध्यस्थता कर रहा है, मध्यस्थता तो क्या कर रहा है, वो मैसेंजर का काम कर रहा है, डाकिया काम है, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता। तो इस केस के लिए कोई बड़े देश को बीच में आना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, जो ये कहे कि जी ठीक है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है, खोलने के बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है, आप अपना नेवल ब्लॉकेड हटा लेते हैं, उसके बाद आप इतने बिलियन जो है, 25 बिलियन जो डॉलर्स है जो एक्सप्लोजन एसेट्स है,
उनको आज डी फ्रीज कर दीजिए, तब ये बात हो सकती है। जैसा कि पहले से ही सबको पता है कि ये ट्रस्ट डेफिशिएंट है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए ये जो कभी भी ये डील कामयाब नहीं हो सकती जब तक कोई थर्ड पार्टी जी, जिसकी मतलब क्रेडिबिलिटी हो, जी, जब तक वो नहीं आएगा बीच में। जी, मतलब ट्रस्ट वाली जो बात है वो देखने को मिल रही है। मसीकान साहब, वो भी जाहिर सी बात है कि भरोसा दिलाइए ना मुझे भाई। आप अगर आपको नाकाबंदी आपने कर रखा है, सारी चीजें हैं, मुझे भरोसा दिलाइए, मैं हॉर्मूज खोल देता हूं, आराम से सारा भाईचारा निभाते हैं। वो कैसे पनपेगा सर? देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहता हूं, ये काम की बात है। जी जी जी। देखें, 28 मई, अभी 3 दिन पहले 28 में गुजरा है ना, उस 28 में 1998 को पाकिस्तान के फौज ने आके हमारे इलाके में ये परमाणु बम के टेस्ट किए थे ना जी। उस टेस्ट में हमारे इलाके को नुकसान पहुंचा के गए, ना सिर्फ मेरे कौम बलोच को, बल्कि मेरा कबीला भी उस इलाके में रहता है। हमारे हजारों स्क्वायर माइल्स को उन्होंने बंजर करके चले गए। पंजाबी जिहादियों ने उनका फलसफा जो है, जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और उस फलसफे के लिए हमारे जमीन को इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बात बताऊं, उसी दिन लाहौर में, कराची में, ये जो इस्लामिस्ट थे, इन्होंने रेप्लिका लिए हुए थे, उसके ऊपर 3 ममालिक के नाम थे, सिर्फ भारत का नाम नहीं था। अमेरिका, इजराइल, भारत, 3 मुल्क, मुझे पूरा याद है। उस दिन मैं बहुत रोया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि आज के बाद पाकिस्तान अपनी बदमाशी बहुत ज्यादा करेगा। वो दिन मुझे आज तक याद है। देखें, 10 अगस्त को यहीं पे ट्रंप साहब के घर से 200 मील दूर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा कि मैं आधे दुनिया को ले डूबूंगा। कहा था ना जी। इन्होंने क्यों अपनी आंखें बंद कर दी? इनके क्या कानों को ताले लग गए? तो ये बड़े सेलेक्टिव लोग हैं ये गोरे। ये जहां जिसको के जो इनके बात नहीं मानता है, ये उनके पीछे चले जाते हैं। ईरान में तेल है तो तेल की वजह से चले गए, और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है आशीष सर, बहुत कम समय, लास्ट 30 सेकंड सबसे मैं रिएक्शंस लेना चाह रहा हूं। अब फाइनल अगर मैं समझूं, पूरी पिक्चर को क्लियर करना है तो एक स्टेप आगे आना होगा, और उस स्टेप में अब मैं ये जानना चाहूं कि ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय अगर वहां पर होते तो क्या पहल करते? ओके, तो आउट ऑफ द 3 बेसिक डिमांड्स फॉर द MOU, एक कि हॉर्मुज में पहले ईरानियन ऑयल का ब्लॉकेट को अमेरिका रोके, दूसरा फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करे, और तीसरा जो एक 300 बिलियन, आपने मिलियन बोला था, एक्चुअली 300 बिलियन का एक प्रपोजल है टू रिकंस्ट्रक्ट ईरान। इनमें से बेस्ट 2 को सेलेक्ट करके ओके कर देना था। एज अ बिगर पावर अमेरिका को बोलना था, ठीक है, हम आपका ऑयल नहीं खोलेंगे, बट एसेट्स को अनफ्रीज करते हैं, चलिए अब आप हॉर्मुज को खोलिए। दिस काइंड ऑफ अ मिडिल पाथ, और मुझे लगता है आशीष यही आने वाला है। लेट अस वेट एंड वॉच। ये आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका करे, या आप ईरान के लिए कह रहे हैं? नहीं, अमेरिका की तरफ से जो वापस गया है इनका MOU, उसमें उनको कुछ ऑब्जेक्शंस है कि पहले कौन खोलेगा, और हम उसके बाद ही इनको अनफ्रीज करेंगे एसेट्स को। उसके बाद ही सर वही बात हो गई ना सर, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि ये पहल करेगा कौन। यही तो है, यही तो पूरा इंडिया जानना चाह रहा है कि पहल करेगा कौन। सिरोही सर कुछ कह रहे हैं? आ रहा हूं सर, आता हूं। आशीष जी, सबसे पहले अमेरिका को, क्योंकि लड़ाई अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान ने शुरू नहीं की थी, तो सबसे पहले अमेरिका को एज ए गुड जेस्चर जो फ्रोजन एसेट्स है उनको डीफ्रीज करना चाहिए, और नंबर दूसरा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उन सैंक्शंस को पार्शियली, मैं ये नहीं कहता हूं सारे के सारे सैंक्शन को हटा दे, एक एज ए गुडविल जेस्चर कुछ सैंक्शंस को हटा दिया जाए। उसके बाद जो है ईरान को फिर ये दिखा रहा है कि ईरान जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्तों के, बिना किसी कंट्रोल को खोल दे। अगर ये दोनों साइड ये कर दे, और इसमें पहल अमेरिका को करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई अमेरिका ने की है, तो इसलिए अमेरिका को अपना अगर ट्रस्ट जो दिखाना है ईरान को, तो पहल अमेरिका की तरफ से हो, और उसके बाद ईरान को बिना कंडीशंस के स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, ताकि दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस और बाकी तरह की क्राइसिस हो रही है वो दूर हो जाए, और उसके बाद आप 60 दिन तक जिन जिन बातों पे आपको बात करनी है वो बात कर सकते हैं। जी खोकर साहब, बीच का रास्ता यही है या आपके अकॉर्डिंग कोई और प्लान?
बहुत ही मेरे एलीट पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में बात कहते हैं कि जो रायता फैलाता है उसी की जिम्मेदारी होती है उसको समेटने की। तो इस अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जो रायता क्राइसिस का फैलाया, चाहे वो एनर्जी हो, इकोनॉमिकल हो, उसके लिए उसी को आगे आना पड़ेगा। और फ्रोजन एसेट्स और जो भी उनके सैंक्शन हटाने के बाद पूरी दुनिया को फिर अमेरिका कह पाएगा, देखिए मैंने तो इनके दो बातें मान ली, अब ईरान हॉर्मुज नहीं खोल रहा है तो हमारी सबकी उंगलियां ईरान पे उठी हुई रहेगी कि आप गलत हो। लेकिन इस सिचुएशन पे आने के बाद अगर कोई जिम्मेदार आदमी बीच में नहीं होगा, ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट से किसी भी तरह का समझौता नहीं करे। ठीक है मस्तीखान साहब, अब 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरे को। पहला कि स्टेप जो है वो अमेरिका को उठाना चाहिए, लेकिन अब यहां पर एक सवाल मेरे मन में आया, मुझे समझाइएगा कि ये अमेरिका करेगा क्यों, पहले वही इनिशिएट क्यों करेगा। ठीक है वो बात सही है कि मैंने रायता फैला तो मैं समेटूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है सर, वो सुबह शाम वाली कहानी उनके साथ चल रही है और अब आप देखो कि मीम्स बन रहे हैं और तीसरे देश की उनको जरूरत पड़ने वाली चाइना और रशिया की जिक्र हो रहा है। देखिए एक चीज मैं अर्ज करूं, डोनाल्ड ट्रंप वैसे शुरू में नो वॉर प्रेसिडेंट के तौर पे आए थे, वो जंग मुखालिफ सदर के तौर पे उनके पास ये बहुत बड़ा एक अच्छा स्लोगन था कि हम और लड़ाइयां नहीं करेंगे, लेकिन उनको इस जंग में धकेल दिया गया। और यहाँ पर जो जूविश लॉबी है सबको मालूम है, उनके पास देखे इनके बिलियनियर्स में बड़े बड़े जूविश लोग हैं, उनके जिसका पैसा है उसी का बोल चलता है। यहाँ पे एक मैरियम एडल्सन है जो रिपब्लिकन पार्टी की बहुत बड़ी डोनर है, वो उनके लास वेगस में कसिनोज हैं, ट्रंप साहब के बहुत करीबी हैं, उनका बात चलता है, वो इजराइल के बहुत करीब लोग हैं। तो ये लोग पुश कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई खत्म ना करे जंग को, इनको मार रहे, इनको भाई वो कैसे मारेंगे, कैसे निकालेंगे। ये जो प्याज के तरह है ना, प्याज जो है ना, प्याज आप एक लेयर हटाएं, दूसरा एक लेयर है, दूसरा लेयर हटाएं, उसके बाद ये ईरान के अंदर है। आप ईरान की हुकूमत इस तरीके से रिजीम चेंज करके खत्म ही नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा नजरियाती लोग हैं। तो ये ट्रंप का जिम्मेदारी है। देखिए अमेरिका ने, जैसे कि दूसरे दोस्तों ने कहा, अमेरिका ने ये जंग शुरू की, ये इसकी जिम्मेदारी है कि खत्म करे। ईरान को बहुत मारा है, इतनी बमबारी की गई है कि जो जंग दोम के बाद किसी और मुल्क के ऊपर नहीं की गई, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आशीष सर, इजराइल वाली कहानी निकलकर सामने आई, अभी जो बातचीत हुई उसमें अब देखिए एक अपडेट मैं देख पा रहा हूं कि लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जे की कहानी आ गई है। कब्जा किया गया है और ब्यूफोर्ट किले और उसके आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया गया। पहली बार जो झंडा जो है इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में 900 साल पुराने उस पर फहरा दिया है। यही एक मकसद था, ये उन टारगेट्स में से एक है और इस वजह से ये लड़ाई और ज्यादा लंबी चलेगी सर, कि अभी और टारगेट्स उसे अचीव करने हैं। या टाइम के हिसाब से मैं फास्ट बोलता हूं, लिटानी रिवर को क्रॉस करना एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। लिटानी को क्रॉस कर गया है इजराइल कल सुबह की आवाज में, दे हैव क्रॉस लिटानी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। और ये किला जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये टैक्टिकल हाई पॉइंट है, यहाँ से काफी दूर तक की जमीन दिख रही है, इसलिए इनका एक मेन टारगेट था ये, इसको अचीव करना। जैसे जो लोग माउंटेन वॉरफेयर के ट्रेंड हैं उनको पता रहता है कि हाई पॉइंट कितना एक्सेस, तो ये दोनों मेजर है। और आप कनेक्ट कर सकते हैं आशीष कि अमेरिका जो डिले कर रहा है और जो बार बार पिछले 4 दिन से ट्रम्प कह रहे हैं कि आई एम नॉट इन अ हरी, नाउ यू गॉट माय पॉइंट सर। यही वजह है जिसकी वजह से मैंने सवाल उठाया और पूछता इंडिया में सब यही जानते, पूरा भारत ये जानना चाहता है कि ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने वाले अलग चल रहे हैं, उधर सपना पूरा होने की कगार पर रिजल्ट एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, झंडा फहरा दिया है। और आने वाले समय में ये गारंटीड तो नहीं कह सकता क्योंकि भविष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आकलन है आप लोग के साथ पढ़कर जुड़कर जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि इस समय में युद्ध भड़क सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त बस इतने की इजाजत देता है, यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए। पूछता है इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।